हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के लिए विज्ञान विषय के लेसन प्लान की, जिसका शीर्षक है पदार्थ की अवस्थाओं पर कारकों का प्रभाव। यह भौतिक विज्ञान से संबंधित पाठ्य योजना है। और अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद संस्था का नाम, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा पदार्थ की अवस्थाओं पर कारकों का प्रभाव। और उसके बाद हम लिखेंगे साधारण उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य। तो पहला है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यार्थियों में खोज प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक प्रयोगों को करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना। ये हो जाएंगे हमारे साधारण उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे? तो विशिष्ट उद्देश्य होंगे कि पहला है ज्ञानात्मक। तो छात्र पदार्थ की अवस्थाओं पर भिन्न कारकों के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक में छात्र पदार्थ की अवस्थाओं पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को समझ सकेंगे। फिर कौशलात्मक में छात्र पदार्थ की अवस्थाओं को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक। छात्र पदार्थों पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। ये हो जाएगा हमारे 4 विशिष्ट उद्देश्य। सहायक सामग्री में कपूर, माचिस, बर्फ, रोलर बोर्ड पर रेखा चित्र, जिसे हिंदी में लपेट संपट भी कहते हैं। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान है हमारा, छात्र पदार्थ, ठोस, द्रव तथा गैस के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना में पहला प्रश्न है कि बर्फ किस रूप में पाई जाती है। तो छात्र उत्तर देंगे कि बर्फ ठोस रूप में पाई जाती है। इसको उत्तर में लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर की जगह संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। तो बर्फ को ऊष्मा देने पर क्या होगा? तो अगला है कि बर्फ को ऊष्मा देने पर वह द्रव में बदलने लगेगी। फिर है कि बर्फ का द्रव में बनना किस कारण हुआ? तो ऊष्मा देने के कारण हुआ है। ऊष्मा के कारण बर्फ का द्रव बनने से क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है इससे कि बर्फ पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। फिर है प्रश्न कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किन किन कारणों द्वारा होता है। तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। तो उद्देश्य कथन क्या होगा कि छात्रों, आज हम पदार्थ की अवस्थाओं पर विभिन्न कारकों के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और संपट कार्य। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो छात्राध्यापक क्रियाओं का ब्लॉक है इसको सबसे चौड़ा बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट इसी में लिखा जाता है। प्रस्तुतिकरण में ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए इसको छोटा भी बनाएंगे, काफ़ी छोटा बनाएंगे, इसमें ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। तो शिक्षण बिंदु है हमारा जल की अवस्था। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो हम लोगों को छोटी कक्षाओं से पढ़ाया जाता है कि छात्रों को कि जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और छात्राध्यापक कथन में इसको और स्पष्ट करेंगे कि जल तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस जो उसका जल का रूप होता है उसको बर्फ कहते हैं, जो द्रव होता है उसे पानी कहते हैं, और जो गैसीय होता है उसे वाष्प कहते हैं। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। जो जो विशेष टर्मिनोलॉजी होगी उसको हम संपट कार्य में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया है ठोस, द्रव और गैस। अब तापमान का बर्फ पर प्रभाव, ये शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बर्फ को बीकर में रख कर गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो बर्फ पिघल जाएगी। अब फिर प्रश्न पूछेंगे कि बर्फ क्यों पिघलता है, तो छात्र इसमें मौन रहेंगे। तो छात्राध्यापक कथन में स्पष्टीकरण देंगे कि बर्फ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र गति से गति करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब बर्फ पिघलकर द्रव में बदल जाती है, अर्थात ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है। अब गलनांक, तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे गलनांक। तो प्रश्न पूछेंगे गलनांक किसे कहते हैं, तो छात्र मौन रहते हैं। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलनांक को संगलन भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अब जो यहाँ 273.15 केल्विन है इसको बोर्ड पर भी लिख देंगे। ऊर्ध्वपातन शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि कपूर को गर्म करने पर क्या होता है। अब जो हमने शिक्षण सामग्री में लिखा था कि कपूर, तो आप थोड़ा सा कपूर भी लेकर जाएंगे और वहाँ पर क्लास में जलाकर दिखाएंगे। तो कपूर को जलाकर दिखाया जाएगा तो छात्र देखेंगे, तो वो कपूर क्या होगा, जल के तुरंत ही खत्म हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो छात्रों से पूछेंगे कि क्या हुआ, तो छात्र कहेंगे कि कपूर गैस में बदल गया।
तो कपूर का गैस में बदलना कौन सी क्रिया है? तो छात्र इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि छात्र मौन रहते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में कि कपूर को गर्म करने पर द्रव में न बदल कर सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। दाब का प्रभाव, तो दाब लगाने पर पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो छात्र इसमें मौन रहेंगे। तो इसको भी स्पष्ट करेंगे कि दाब लगाने से पदार्थों के कण समीप आ जाते हैं जिससे अवस्था परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे कि CO2 गैस ठोस रूप में है, उस पर एक ATM माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर जो ATM का प्रयोग करेंगे तो उसको बोर्ड पर लिख देंगे, यहाँ पर जैसे कि सैंपल कार में लिखा हुआ है। तो उस पर एक ATM का दाब लगाने पर वह द्रव में न बदलकर सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो यहाँ पर छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, इसको छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। अब क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक शिक्षण बिंदु में लिखेंगे और प्रश्न करेंगे कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो छात्र मौन रहते हैं तो इसको भी स्पष्ट करेंगे कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बोर्ड पर लिख देंगे। क्वथनांक शब्द है, नया शब्द है, तो उसको भी बोर्ड पर लिख देंगे और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब अगला प्रश्न पूछेंगे कि गीले कपड़े क्यों सूख जाते हैं? तो छात्र मौन रहेंगे। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि जब गीले कपड़े पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उनके अंदर उपस्थित जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे वाष्प में बदल जाते हैं और गीला कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से सैंपल सारांश प्रारंभ होता है। तो जल किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो उत्तर आएगा अभी जो पढ़ाया गया उसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और सैंपल सारांश के प्रश्नों को बोर्ड पर भी लिखेंगे। तो जल किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल तीनों रूपों में पाया जाता है। छात्र उत्तर देंगे और इसको हम बोर्ड पर लिखेंगे। ऊष्मा का जल की ठोस अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल की ठोस अवस्था बर्फ पर ऊष्मा डालने से वह तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो पदार्थ की ठोस अवस्था का द्रव अवस्था के स्थान पर सीधे गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण बताइए। तो कपूर का जलना अभी ऊपर बताया गया है। अब निरीक्षण कार्य सैंपल सारांश को उत्तर पुस्तिका पर अंकित करने का निर्देश देने के पश्चात छात्राध्यापक द्वारा कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर छात्रों की निजी सहायता भी की जाएगी। पुनरावृत्ति प्रश्न है, तो द्रव की अवस्था को परिभाषित करने वाले दो कारक बताइए। दूसरा प्रश्न है गलनांक किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है संगलन किसे कहते हैं। गृह कार्य में दे देंगे कि घर पर थाली में कपूर जलाकर देखेंगे और प्रयोग करेंगे, निष्कर्ष को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये हमारा गृह कार्य हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए भी जरूर। और किस विषय पर या किस टॉपिक पर आपको लेसन प्लान चाहिए और किसी क्लास का लेसन प्लान चाहिए तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइए।